नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसपी संजय में। एमपीपीएससी प्री के लिए जो सिलेबस दिया गया उसमें यूनिट 6 दी गई, यूनिट 6 जिसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पूछा जा सकता है उसका सिलेबस दिया गया। उसमें से अपन जो टॉपिक है भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इस यूनिट 6 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। जैसे आपको राष्ट्रपति के बारे में, संसद के बारे में, संविधान संशोधन के बारे में, रिजर्व बैंक के बारे में, है ना, राष्ट्रीय बैंकों के बारे में, वित्तीय संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे। मतलब अपन अब यूनिट 6 कंप्लीट करेंगे जो एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, और इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज अपन को पढ़ना है कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है और 1935 है, इसके बारे में पढ़ना है ना। जो ये टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, यह पॉलिटी से भी कनेक्ट करता है, क्योंकि जब भारत में संविधान का निर्माण होता है तो जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया है उसमें इन अधिनियमों का महत्वपूर्ण महत्व है। यह इतिहास से जुड़ता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन में जो घटनाएं की गई, ब्रिटिश शासन ने जिस प्रकार से भारत का प्रशासन किया, उनमें भी यह महत्वपूर्ण अधिनियम है 1919 का, 1935 का। पहले अपन समझ लेते हैं कि अपन को 1919 और 1935 को अधिनियम को समझने के पहले अपन को उसकी पृष्ठभूमि समझना होगा कि 1919 का अधिनियम क्यों आया, 1935 का अधिनियम क्यों आया, इससे पहले कौन से अधिनियम आए। तो देखो, सिलेबस में केवल दो ही चीजें दी हैं, लेकिन अगर आपको सही से याद रखना है, सही से इन चीजों को समझना है, तो आपको इनको पीछे की चीजें, इसकी पृष्ठभूमि, इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी होता है। अपन बात करें, अपन को समझना है कि भारत शासन अधिनियम कौन कौन से क्या है। जो भारत शासन अधिनियम, जो भारत शासन एक्ट है, वो क्या है, और उसमें मेन रूप से किसको समझना है? 1919 वाले को और 1935 वाले को। तो आपको जैसा कि याद है कि आपको याद है अंग्रेज कब आए भारत में, है ना। अंग्रेज जो है भारत में लगभग 1605 में आ गए। कब आ गए? 1605 में भारत में आ गए थे, और कहीं कहीं आपको 1600 भी लिखा मिलेगा, है ना, कहीं कहीं 1608 भी मिलेगा। चलो अपन मान ले कि 1608 में आ गए। तो अंग्रेज भारत में आ गए, लेकिन इन्होंने भारत में शासन की स्थापना कब शुरू की, या अंग्रेज जो ब्रिटिश लोग थे उनने भारत में शासन का आरंभ कब किया? देखो, आने का समय अगर अपन 1608 माने तो इसके लगभग 150 साल बाद वो प्लासी की होती है। प्लासी का युद्ध होता है 1757। कब? 1757। और बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। कब? 1764 में। ये चीज भी आपसे पूछ सकते हैं ना। तो जब ब्रिटेन ने या ब्रिटिश ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध जीत लिया, फिर उसने भारत पर शासन करना आरंभ किया। और सबसे पहले शासन आरंभ करना शुरू कहां से करते हैं? बंगाल से करते हैं। मतलब कि आपसे पूछा जाए, ब्रिटिश ने सबसे पहले भारत के किस क्षेत्र को जीता? तो बंगाल को जीता। क्योंकि आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो आप ब्रिटिश की बंगाल विजय के बारे में पढ़ते हैं। उसमें दो युद्ध महत्वपूर्ण होते हैं। 1757 का कौन सा युद्ध? 1757 का प्लासी का युद्ध, है ना, और 1764 का बक्सर का युद्ध। तो 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लेते हैं, 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लेते हैं। अब अंग्रेजों के कब्जे में क्या आ गया? बंगाल। क्या आ गया? बंगाल। अब ये जो बंगाल है, किसके नियंत्रण में आ गए? ब्रिटिश सरकार के या ईस्ट इंडिया कंपनी के। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब इसका संचालन करना है, मतलब कि किसी देश का संचालन करना है, किसी क्षेत्र का संचालन करना है, किसी राज्य का संचालन करना है, किसी संस्था का संचालन करना है, तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, है ना, कुछ विधियां होती हैं जिसके माध्यम से वहां का संचालन किया जाता है। तो बंगाल के संचालन के लिए या भारत में जो क्षेत्र अंग्रेजों ने जीते उसके संचालन के लिए उन्होंने क्या शुरू किए? अधिनियम लाना शुरू किए। अधिनियम मतलब कि ब्रिटेन में ऐसे दस्तावेज जो भारत के क्षेत्र को संचालित करते थे, उन दस्तावेजों को क्या कहा जाता था? अधिनियम कहा जाता था, उनको एक्ट कहा जाता। तो एक्ट आने की शुरुआत कब होती है? एक्ट आने की शुरुआत होती है भारत में 1773 में। आपसे पूछा जाए सबसे पहले भारत में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया, तो वह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब कि ब्रिटिश भारत में पहली बार 1773 में एक एक्ट आया, एक अधिनियम आया, आप ये समझ लो एक दस्तावेज आया। वो कब आया? 1773 में। इस दस्तावेज में लिखा था कि भारत में क्या क्या चीजें होंगी। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 1858 में आया, है ना। 1858 में क्या हुआ कि 1858 में जो संतावन की क्रांति हो गई, तो उसमें 1858 से चीजें अब डायरेक्ट ब्रिटिश शासन के अधीन आ गई। किसके आ गई? ब्रिटिश शासन के या ब्रिटिश की महारानी के अधीन आ गई। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चीजें थी, फिर ब्रिटिश सरकार के पास आ गई, है ना। आपको याद रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एक निजी कंपनी थी। क्या थी? ईस्ट इंडिया जो कंपनी है एक निजी कंपनी थी। तो 1758 तक निजी कंपनी के हाथ में रहा। मतलब कि 1757 से लेके 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी। लेकिन 1858 से 1947 तक, 1858 से 1947 तक कौन करेगा शासन? है ना, ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश सम्राट या सम्राट बोल लो इसको, या ब्रिटिश संसद बोल लो, ये है ना। तो 1858 में एक अधिनियम आता है, फिर 1861 में आता है, 1892 में आता है, फिर 1909 में आता है, फिर 1919 में आता है, फिर 1935 में आता है ना। और फिर 1947 के अधिनियम से भारत को क्या कर दिया जाता? आजाद कर दिया जाता है। तो ये पृष्ठभूमि है। मतलब कि 1773 से अधिनियमों की शुरुआत होती है और अंतिम अधिनियम 1947 में आता है। लेकिन अपन को एमपीपीएससी के सिलेबस में मुख्य रूप से पढ़ना किनको है? 1919 के भारत शासन अधिनियम को, 1935 के भारत शासन अधिनियम को, इनको पढ़ना है। लेकिन मैंने आपको बेसिक बता दिया जिससे आप कनेक्ट कर सकें कि अधिनियम क्यों लाए गए, इन अधिनियम किस प्रकार से ये चीजें होती हैं। तो अब अपन देखते हैं कि 1919 के अधिनियम में महत्वपूर्ण बातें कौन सी थी जिनसे आपके एमपीपीएससी में प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन एक बार वोट पे देख लेते हैं कि इनसे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इतिहास का पार्ट भी, पॉलिटी का पार्ट भी, दोनों का पार्ट है, तो ये भी चीजें पूछी जा सकती हैं और कई बार पूछी भी गई है। तो सबसे पहले आपसे पूछे जा सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में पहला अधिनियम कौन सा आया? तो कौन सा आया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, है ना। इस समय आपको याद रखना है कि जो बंगाल का गवर्नर था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा है, कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इसके बाद अपन देखें तो आपसे पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन कब तक किया? तो 1857 तक किया। ब्रिटिश संसद का या ब्रिटिश सम्राट का या ब्रिटिश की महारानी का भारत पर शासन करना कब से आरंभ होता है प्रत्यक्ष रूप से? तो कब से आरंभ होता है वो? 1858 से। क्योंकि 1858 में एक अधिनियम आता है जिससे भारत में जो क्षेत्र थे वो किसके अधीन कर दिए जाते हैं? ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश की महारानी के अधीन कर दिए जाते हैं, है ना। इसके बाद अपन को अब पढ़ना है 1919 का अधिनियम। तो आइए उसको देखते हैं। 1919 के अधिनियम की प्रमुख बातें क्या हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के महत्वपूर्ण बिंदु जो एमपीपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपसे पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को एक और नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दो व्यक्ति थे। तो मॉन्टेग्यू भारत राज्य सचिव के पद पे थे और चेम्सफोर्ड वायसराय के पद पे थे। ये दो पद 1958 के अधिनियम के द्वारा बनाए गए थे जो भारत के मामलों को देखते थे। जो भारत में रहता था उसे वायसराय कहा जाता था और ब्रिटिश सरकार में मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता था उसे जिस पद पे बैठाया जाता था उसे भारत राज्य सचिव कहा जाता था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत राज्य सचिव कौन सा व्यक्ति होता है? तो ब्रिटिश संसद का जो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है उसे ही भारत राज्य सचिव का पद दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे दो बातें याद रखनी है कि भारत राज्य सचिव और वायसराय का पद कब स्थापित किया गया? 1958 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को बोला जाता है? तो 1919 के अधिनियम को बोला जाता है। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें
तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है और साथ ही 1919 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। प्रांतों में द्वैध शासन मतलब कि दो लोग शासन करेंगे, दो प्रकार से शासन होगा, है ना, उसे क्या बोला जाता है, द्वैध शासन बोला जाता है। मतलब एक के पास शक्ति रहेगी, एक के पास जिम्मेदारी रहेगी। तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के माध्यम से शुरू किया गया। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई, तो आप क्या जवाब देंगे, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से हुई। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किसने की। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना का जनक माना जाता है लियोनेल कर्टिस। लियोनेल कर्टिस वह व्यक्ति थे जिसने भारत में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की। किस अधिनियम के माध्यम से, 1919 के अधिनियम के माध्यम से। मतलब इस फैक्ट को आपको कैसे याद रखना है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम से। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना के जनक किसे बोला जाता है, लियोनेल कर्टिस को बोला जाता है। और द्वैध शासन होता क्या है, दो लोगों के शासन, दो लोगों के द्वारा शासन किया जाए। एक के पास होता है जिम्मेदारी, एक के पास होती है शक्ति। तो द्वैध शासन में होता क्या था कि जो हस्तांतरित विषय होते थे, जो ट्रांसफर किए जाने वाले विषय होते थे, जिसमें शिक्षा महत्वपूर्ण विषय था, उसे गवर्नर और विधान परिषद के माध्यम से देखा जाता था। मतलब इसकी गवर्नर और विधान परिषद मिलकर के हस्तांतरण विषय पर कानून बना सकती थी और यह जनता के प्रति क्या होते थे, जवाबदेह होते थे। क्योंकि जो विधान परिषद के सदस्य होते थे वो निर्वाचित किए जाते थे, जनता के द्वारा चुने जाते थे, जनता के प्रति जवाबदेह होते थे। ऐसा नहीं कि वर्तमान संसद की तरह वर्तमान में जो नेता, वर्तमान में जो विधायक और सांसद हैं जनता के प्रति जवाबदेह हैं, उस प्रकार से नहीं, लेकिन छोटे रूप में, शुरुआती रूप में ये जनता के प्रति जवाबदेह होते थे और जनता के लिए ही कार्य करते थे, जनता के लिए कानून बनाते थे। कैसे विषयों पर, हस्तांतरित विषयों पर। और आरक्षित विषयों पर कौन कानून बनाता था, गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद, जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं। मतलब आरक्षित विषय वो है जो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद की, ब्रिटिश लोगों की मनमर्जी के अनुसार चलते थे। लेकिन हस्तांतरित विषय वो है जो भारत की जनता के लिए गवर्नर और विधान परिषद के माध्यम से संचालित किए जा सकते थे। मतलब कि यहाँ पे आप देखो तो द्वैध शासन हो गया ना, एक जगह क्या है कि जनता के लिए कार्य किया जा रहा, एक जगह जनता के लिए नहीं, ब्रिटिश सरकार के लिए कार्य किया जा रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो लोगों का शासन हो गया। मतलब एक जगह पे क्या है कि जिम्मेदारी है हस्तांतरित विषयों में कि लोगों तक पहुंचाना, एक जगह शक्ति है कि ब्रिटिश गवर्नर के पास कि इन विषयों पर कानून बना के वो भारत के लोगों को नियंत्रित कर सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि 1919 के अधिनियम में कितने प्रकार के विषयों की बात की गई है, दो प्रकार के विषयों की। हस्तांतरित विषय गवर्नर और विधान परिषद देखता था, आरक्षित विषय गवर्नर और कार्यकारी परिषद देखते थे। आपके लिए बता दें कि हर प्रांत में अलग अलग गवर्नर होते थे। मतलब जितने प्रांत थे उस समय ब्रिटिश भारत में, तो हर प्रांत में अलग अलग गवर्नर होते थे और हर प्रांत की अलग अलग विधान परिषद होती थी। जिस प्रकार वर्तमान में विधानसभाएं होती हैं उस प्रकार विधान परिषद होती थी। अब बात करते हैं 1919 के अधिनियम में एक बात कही गई कि जो विधान परिषद के सदस्य वो तीन प्रकार के होंगे, एक निर्वाचित होंगे, दूसरा मनोनीत सरकारी होंगे, तीसरा गैर मनोनीत सरकारी होंगे। उदाहरण के लिए देखें, जैसे कि वर्तमान अगर अपन लोकसभा की बात करें तो उसमें भी दो प्रकार के सदस्य, 543 निर्वाचित होते हैं, दो सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। यह प्रावधान अब समाप्त करने की बात कही गई, लेकिन अभी की स्थिति में वो हैं। तो निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 मनोनीत करता है और बाकी निर्वाचित होकर जाते हैं। तो निर्वाचित और मनोनीत तो वर्तमान में भी है, लेकिन एक नया 1919 में विधान परिषद में कौन सदस्य होता था, गैर मनोनीत सरकारी, मतलब ऐसा सदस्य जो सरकारी सदस्य रूप से मनोनीत नहीं किया गया। तो तीन प्रकार के सदस्य होते थे विधान परिषद में। कौन कौन से, निर्वाचित, मनोनीत सरकारी और गैर मनोनीत सरकारी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विधान परिषद में किन सदस्यों का बहुमत होता था, किस प्रकार के सदस्यों का बहुमत होता था। तो निर्वाचित सदस्यों का 71% सदस्य हैं वो निर्वाचित किए जाते थे विधान परिषद में, है ना। किस माध्यम से, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, और उसमें सीमित मताधिकार का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद अगला बिंदु देखें तो अगला बिंदु है कि 1919 के अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था कि लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा।
भारत में सिविल सर्वेंटों को, सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए, प्रांतों में सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए क्या किया जाएगा, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण, क्योंकि आप तैयारी किस, एमपीपीएससी एक प्रकार से क्या है, जो एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो ये क्या है, लोक सेवा आयोग का गठन कब शुरू हुआ, 1919 के अधिनियम से माध्यम से 1926 में हुआ। तो आपसे याद रखना है कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है, 1919 के अधिनियम में किया गया था। और एक कमीशन आता है ना, कौन सा, ली कमीशन। ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। इसके बाद आपने साइमन कमीशन का नाम सुना होगा। 1927 में एक कमीशन बनता है भारत में संवैधानिक स्थिति की जांच के लिए। तो इसका प्रावधान कब कर दिया जाता है, 1919 के अधिनियम में एक वैधानिक आयोग का, एक आयोग का प्रावधान किया जाता है, जो भारत में 10 साल बाद, इसमें लिखा गया था, मतलब जो 1919 का अधिनियम था, एक दस्तावेज था, उसमें ये सारी बातें लिखी थी जो अपन पढ़ चुकी, कि प्रांतों में ध्वज शासन होगा, विधान परिषद के सदस्य इस प्रकार से होंगे, लोकसभा के गठन इस प्रकार से किया जाएगा। तो अधिनियम में एक बात और लिखी थी कि 10 साल बाद भारत में संवैधानिक स्थिति जांच करने के लिए आयोग का निर्माण किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 3 साल पहले ही क्या कर दिया गया, 2 साल पहले ही किस आयोग का गठन कर दिया, साइमन कमीशन का गठन कर दिया। 1927 में साइमन कमीशन भारत में आता है ना, जिसका प्रावधान 1919 के अधिनियम में पहले ही कर दिया गया था। तो आपसे पूछें कि साइमन कमीशन आयोग का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, 1919 के अधिनियम में किया गया था। साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई, 1927 में की गई। साइमन कमीशन का कार्य क्या था, भारत में संवैधानिक स्थिति की जांच करना। साइमन कमीशन का कार्य था, संविधान, जो साइमन कमीशन था उसमें 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का भारत में बहुत विरोध किया गया था। और साइमन गोबैक के नारे लगे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन एक महत्वपूर्ण आयोग है। इसका कार्य पूछ सकते हैं, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, तो भारत में संवैधानिक स्थिति की जांच करने के लिए। मतलब कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 के अधिनियम में एक बात कही कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार का निर्माण करना चाहते हैं, मतलब भारत में संविधान का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन 10 साल बाद हम एक कमीशन के माध्यम से क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भारत में संविधान निर्माण किया जा सकता है क्या, भारत का संचालन संविधान से किया जा सकता है। उसके लिए ही साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है 1919 के अधिनियम का, वो है कि 1919 के अधिनियम में जो केंद्र का बजट था, केंद्र का बजट और राज्य का बजट क्या कर दिया गया, क्या बजट अलग अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। मतलब केंद्र का अलग बजट बनेगा, राज्यों का अलग बजट बनेगा, है ना। तो ये कब किया गया, 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में केंद्र और राज्य का बजट पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। आपसे पूछ लें कि केंद्र और राज्य का बजट किस अधिनियम के माध्यम से पृथक किया गया, किस अधिनियम के माध्यम से अलग किया गया। आपका जवाब रहेगा भारत शासन अधिनियम 1919। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है 1919 में, बहुत महत्वपूर्ण है, 1909 से जुड़ा हुआ है। आपने देखो, आपने 1909 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम का महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उसमें मुस्लिम प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 1909 में मुस्लिम प्रत्यक्ष निर्वाचन की क्या की गई, शुरुआत की गई। मतलब मुस्लिम का उदाहरण के तौर पर वर्तमान स्थिति के अनुसार देखें तो मुस्लिम लोग अपना विधायक चुनेंगे और बाकी लोग अपना विधायक चुनेंगे, है ना। तो मुस्लिम के लिए अलग विधायक होगा, बाकी लोगों के लिए एक अलग विधायक होगा या विधान परिषद का सदस्य होगा उस समय के अनुसार देख। तो मुस्लिम के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की सुविधा कब की गई, 1909 के अधिनियम से। लेकिन 1919 के अधिनियम से, 1919 के अधिनियम से जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, 1919 के अधिनियम से प्रत्यक्ष निर्वाचन किसको दे दिया गया, सिखों को दे दिया गया, ईसाई लोगों को दे दिया गया, आंग्ल भारतीयों को दे दिया गया, आंग्ल भारतीयों को दे दिया गया। मतलब कि ये जो मुस्लिम, मतलब कि सिखों के अलग विधायक होंगे, मुस्लिम के अलग विधायक होंगे, ईसाइयों के अलग विधायक होंगे, आंग्ल भारतीयों के अलग विधायक होंगे। मतलब कि प्रत्यक्ष निर्वाचन कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1909 में की जाती है, तब सिर्फ मुस्लिम को दिया जाता है। लेकिन इसका विस्तार 1919 के अधिनियम के माध्यम से सिख में, ईसाई में, आंग्ल भारतीय मतलब जिसमें पति पत्नी में से कोई भारतीय क्या हो, ब्रिटेन का हो और एक भारत के हो, एक ब्रिटेन के, उन्हें आंग्ल भारतीय
कहा जाता है। तो इनके लिए अलग क्या करें, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई, मतलब अपने प्रतिनिधि को ये खुद चुनेंगे। मतलब जो मुस्लिम वोट देंगे वो सिर्फ मुस्लिम लोगों को देंगे, जो ईसाई सिख के वोट देंगे वो सिख प्रतिनिधि को चुनने के लिए, ईसाई लोग ईसाई प्रतिनिधि को चुनेंगे। इससे क्या होगा कि भारत बट गया। इससे क्या हो गया, भारत बट गया। तो ये देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो सकते, आपसे वो बोले कि सिखों को प्रत्यक्ष निर्वाचन कब दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था सिखों को कब की गई, 1919 के अधिनियम। और मुस्लिम को कब की गई थी, सिर्फ मुस्लिम को की गई थी कब, मुस्लिम को प्रत्यक्ष निर्वाचन की सुविधा, मुस्लिम को प्रत्यक्ष निर्वाचन की सुविधा कब दी गई थी, 1909 के अधिनियम में। और बाकी सबको कब दी गई, सिखों को, ईसाई को, आंग्ल भारतीयों को, इनको कब दी गई, 1919 के अधिनियम से दी गई, है ना। देखो प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये होता है, जैसे वर्तमान में आप देखो कि आप अपने विधायक या सांसद को चुनते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम किसी और को वोट डाले, हिंदू किसी और वोट को डाले। हाँ, पार्टी को दे सकता है, किसी व्यक्ति दूसरे को दे सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर कोई प्रत्यक्ष निर्वाचन भारत में नहीं किया जाता, क्योंकि भारत एक कैसा देश है, सेकुलर देश है, पंथ निरपेक्ष देश है ना। तो लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, 1909 में शुरू किया तो सिर्फ किसको दिया, मुस्लिम को दिया, लेकिन 1919 ने विस्तार कर दिया और सभी को क्या दे दिया, प्रत्यक्ष निर्वाचन दे दिया, है ना। और इसी प्रकार ये बाद में 1935 के लगभग किसको देना चाहते हैं, दलितों को देना चाहते हैं। उसी मुद्दे पर भारत में गांधी और अंबेडकर के बीच क्या होता है, पूना समझौता होता है या पूना पैक्ट होता है, मतलब कि वो प्रत्यक्ष निर्वाचन को और हिंदुओं में विस्तारित, हिंदुओं के उपशाखाओं में विस्तारित करना चाहते थे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों की नीति क्या थी, फूट डालो और राज करो। ये फूट डालो राज करो की नीति तो है कि एक क्षेत्र में हर धर्म के अलग अलग क्या होंगे, प्रतिनिधि, तो कोई कार्य नहीं कर पाएगा। एक धर्म के लिए कार्य करेगा तो दूसरे को दिक्कत हो सकती है। तो अंग्रेजों ने बांटने की नीति के तहत 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या कर दिया, विस्तार। ईसाई को भी दे दिया, सिख को भी दे दिया, आंग्ल भारतीयों को भी दे दिया और फारसियों को भी दे दिया। तो यह बात आपको याद रखनी। तो ये 1919 के क्या थे, महत्वपूर्ण प्रावधान थे 1919 के अधिनियम के, जो आपकी एमपीपीएससी की परीक्षा में क्या आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। आप कोशिश करें कि इन चीजों को अच्छे से देख लें। आइए अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। मॉन्टेस्क्यू भारत राज्य सचिव के पद पर थे, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। 1919 में जब यह अधिनियम आया तो भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। प्रत्यक्ष निर्वाचन और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना लियोनेल कर्टिस के माध्यम से 1919 के अधिनियम से की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई, आपका जवाब होगा 1919 के लिए। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक कौन माना जाता है, तो लियोनेल कर्टिस माने जाते हैं। इसके बाद विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्य हैं, निर्वाचित, मनोनीत सरकारी, गैर मनोनीत सरकारी। 2 प्रकार के विषयों की बात है, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। इसके बाद लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया, उल्लेख था 1919 के अधिनियम। 1919 के अधिनियम में एक वैधानिक आयोग बनाने की बात की गई थी। कितने वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद। उसका कार्य था संवैधानिक स्थिति की जांच करना, भारत में संविधान का निर्माण कार्य किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए 1927 में किस आयोग का गठन किया गया, साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। उसके बाद अपन ने देखा कि केंद्र और राज्य के बजट पृथक कब कर दिए गए, 1919 के अधिनियम के माध्यम से कर दिए गए। और अपन ने एक चीज और देखी कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, सांप्रदायिक प्रत्यक्ष निर्वाचन है, वो मुस्लिमों को कब दिया गया, 1909 में दिया गया। लेकिन 1919 में किस किस को दे गया, सिख को भी दे दिया गया, ईसाई को भी दे दिया, आंग्ल भारतीय को भी दे दिया गया। तो ये क्या थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे 1919 के अधिनियम के। अब देखते हैं 1935 के अधिनियम के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 की। तो 1935 में एक अधिनियम आया जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 कहा जाता है। आपको याद रखनी, भारत के वर्तमान संविधान, जो संविधान सभा ने जो संविधान बना है, उसका लगभग 60 से 70% हिस्सा 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। ऐसा माना जाता है कि 1935 के अधिनियम से ही भारत के संविधान का निर्माण किया गया। इससे बहुत सारे प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिए गए, जैसा कि हम सबको ज्ञात है। देखो, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, आगे अपन पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पे थोड़ी सी सुन लो कि भारत के संविधान ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, साथ में जो ब्रिटिश से विभिन्न अधिनियम है उनका भी अध्ययन किया, जिनकी शुरुआत 1973 से हो जाती है।
तो उनका भी अध्ययन किया, उनसे भी जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो शामिल किए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मील का पत्थर शामिल होता है, मील का पत्थर साबित होता है भारत के संविधान निर्माण में, वो है 1935 का अधिनियम। भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का है? भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 321 धाराएं हैं और 10 अनुसूचियां। जैसा कि भारत के संविधान में भी अपन देखते हैं ना कि कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12, 22 भाग हैं, है ना, और 396 के यहाँ उसमें अनुच्छेद है। तो वो जो भी चीजें हैं जो अनुसूची इसी आधार पर शामिल इसमें की गई हैं। तो भारत शासन अधिनियम एक विस्तृत और लंबा अधिनियम है। इसके माध्यम से इसके प्रावधानों को भारत के संविधान में मुख्य रूप से शामिल किया गया। तो यह महत्वपूर्ण क्या है? अधिनियम रहा है। तो 1935 में आता है। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू किया गया था, अपन ने पहले पढ़ा 1919 के अधिनियम में किया गया। तो इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। अब द्वैध शासन कहां आरंभ हो गया? केंद्र में हो गया। आपसे पूछा जाए केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? 1935 के अधिनियम से। प्रांतों में कब की गई? 1919 के अधिनियम से। आपसे वो घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कब की गई? तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। अब केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हो गया। तो द्वैध शासन अब क्या हुआ कि केंद्र और राज्य अलग अलग हो गए। तो केंद्र और राज्य को संचालित करने के लिए जैसे कि अपन शक्तियों का विभाजन पढ़ते हैं ना, तो कौन कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनका उल्लेख भी 1935 के अधिनियम में है। 1935 के अधिनियम में बोला गया कि राज्य जो संघ होगा वो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाएगा, जो राज्य या प्रांत होगा वो राज्य सूची, और दोनों मिलकर समवर्ती सूची। वर्तमान में भी ये अपन देखते हैं अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया और उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो केंद्र में द्वैध शासन को संचालित करने के लिए, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन करने के लिए 1935 के अधिनियम में 3 अनुसूचियों की बात कही है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और यह सूचियां वर्तमान संविधान में भी, वर्तमान भारत में भी लागू की गई हैं। इसीलिए बोला जाता है कि 1935 के अधिनियम से बहुत सारी चीजें भारत के संविधान में शामिल की गई हैं। 1935 के अधिनियम का प्रभाव भारत के संविधान पर बहुत अधिक दिखाई देता है। इसके बाद दूसरे प्रावधान की बात करें तो संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। संघीय शासन प्रणाली मतलब एक केंद्र होगा और उससे जुड़े हुए क्या होंगे? राज्य होंगे। संघीय शासन प्रणाली मतलब कि केंद्र के अधीन रहते हुए सरकार, केंद्र के अधीन रहते हुए देश का संचालन किया जाएगा, और उसके साथ जुड़े होंगे कौन? राज्य जुड़े होंगे। शक्तिशाली कौन होगा? संघ, है ना। तो संघीय शासन की व्यवस्था कहां से की गई? 1935 के अधिनियम के माध्यम से की गई। और वर्तमान में भारत में कैसी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। कैसी? संसदीय शासन की प्रणाली है। संसदीय शासन की प्रणाली भारत में वर्तमान में मौजूद है, जो अपन ने कहां से ली है? ब्रिटेन से ही ली है। कहां से? ब्रिटेन से ली। संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है कि जो संसद होता है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व भी होता है, राज्यों का सहयोग भी होता है, क्योंकि जो राज्यसभा है संसद का हिस्सा है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका है? राज्यों का। तो संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई 1935 के माध्यम से। भारत में वर्तमान में भी कौन सी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली अपन ने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। अब याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम से बात की गई, मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई। 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाएगी। इसका प्रमुख कार्य क्या था? मुद्रा व साख नियंत्रण। मुद्रा व साख नियंत्रण मतलब मुद्रा का संचालन कैसे हो, साख नियंत्रण कैसे किया जाए, मतलब बैंकों की स्थिति, राजस्व की स्थिति और मुद्रा का संचालन, मुद्रा का छापना, ये सारे काम किस प्रकार से एडजस्ट किए जाए, इसके लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम से माध्यम से की गई। इसको अपन, क्योंकि अपन जो यूनिट पढ़ रहे हैं इसमें अपन को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रिजर्व बैंक के बारे में भी पढ़ना है, तो वहां आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से? तो 1935 के अधिनियम से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उद्देश्य क्या था? मुद्रा व
साख का नियंत्रण करना, है ना। और आप यहीं पे एक बात और याद रख लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। कब किया गया? 1949 में भारतीय राष्ट्रीय बैंक का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब जो बैंक 1935 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, उसने भारत ने आत्मसात करते हुए उसका राष्ट्रीयकरण किया 1949 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित दो डेट याद रखनी। 1935 में इसका गठन हुआ उस अधिनियम के माध्यम से, और 1949 में इसका क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। और जो भारत का पड़ोसी देश है, जो भारत में पूर्व का पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम क्या था? बर्मा था। उसको भारत से, वो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, उसको भारत से अलग कब किया गया? 1937 में। मतलब 1935 के अधिनियम में बोला गया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा। बर्मा का ही वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार। तो 1937 में इस कार्य को पूर्ण कर लिया गया, और भारत और बर्मा 1937 से क्या हो गए? अलग अलग हो गए। आपको याद रखना है कि भारत में जो पूर्वी दिशा में अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर वाले क्षेत्र हैं, उससे सटा हुआ देश कौन सा है? म्यांमार। तो उसका प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। उसको अलग कब किया गया? 1937 में। याद रखना है किस अधिनियम में बात कही गई? 1935। कब अलग किया गया? भारत और बर्मा कब अलग अलग हो गए? भारत और बर्मा, मतलब बर्मा और भारत कब अलग अलग होगा? 1937 में भारत और बर्मा अलग अलग कर दिए ब्रिटेन ने, क्योंकि ब्रिटेन की नीति ही थी बांटना। उसने भारत और पाकिस्तान को बांट दिया, भारत से बर्मा को अलग कर दिया। उसी की नीतियों की वजह से भारत और में हिंदू मुस्लिम एकता पर चोट की गई। उसी के आधार पर बांग्लादेश की स्थिति भी ऐसी कर दी गई कि भारत के कई टुकड़े हो गए। तो भारत में बांटने के आधार पर ही ब्रिटिश सरकार ने नीति की। उसी के तहत उसने 1937 में बर्मा को, जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है ना, म्यांमार है, उसे भारत से अलग कर दिया था। अब संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1935 के अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या है वर्तमान में? संघीय न्यायालय है, जो संघ के न्यायालय के रूप में कार्य करता है। जो हाई कोर्ट होते हैं वो राज्य के न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? संघीय न्यायालय। मतलब भारत के संपूर्ण संघ का न्यायालय है। इसमें राज्य की बातें भी सुनी जाएंगी और केंद्रीय संबंधित बातें भी सुनी जाएंगी। तो संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1937 में 1935 के अधिनियम के माध्यम से की गई। तो यहाँ पे तीन अपन ने संस्था देख ली। देखो, अपन ने एक संस्था कौन सी देख ली कि रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के माध्यम से। अपन ने एक संस्था देखी, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और साथ में अपन ने देखा कि यहाँ पे जो अपशिष्ट शक्तियां हैं, अपशिष्ट शक्तियां वायसराय में निहित होंगी। वायसराय भारत के राष्ट्रपति के रूप में, जो 1935 के समय जो वायसराय था वो क्या थे? वो वर्तमान में किस प्रकार से है? राष्ट्रपति के रूप में। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का पद ब्रिटिश भारत के किस पद के समान है? तो वायसराय के समान है। वायसराय राष्ट्रपति के समान था, है ना। तो अपशिष्ट शक्तियां मतलब जो आपातकालीन शक्तियां हैं, अपन देखते हैं जो अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, 360 में जो आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, वो अपशिष्ट शक्तियां एक प्रकार से किस में रहते? वर्तमान में राष्ट्रपति में। लेकिन 1935 के अधिनियम से किसमें थी? अपशिष्ट शक्तियां वायसराय में निहित की गई थी। मतलब कि जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जिनका उल्लेख किसी संविधान में नहीं किया गया, किसी अधिनियम में नहीं किया गया, उससे पे कानून बनाएगा, उस पर क्या कार्य करना चाहिए, वो कौन निर्धारित करेगा? वायसराय निर्धारित करेगा। यह 1935 के अधिनियम में लिखा था। अगर वर्तमान में देखें तो जिस विषय पे कोई कानून नहीं बना है, उस विषय से भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। वर्तमान में अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? भारत के राष्ट्रपति में। लेकिन 1935 में किसमें निहित थी? भारत के वायसराय में थी। और 1935 के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। 1935 का जब अधिनियम भारत में आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था। याद रखना है 1935 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था, क्योंकि ये चीजें पूछ ली जाती हैं। भारत में अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में। वर्तमान में भारत में अपशिष्ट शक्तियां किसमें हैं? राष्ट्रपति निहित है। लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत किसमें थी अपशिष्ट शक्तियां निहित? वायसराय में थी। आपसे पूछा जाए 1935 के अधिनियम के तहत भारत में अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित थी, तो आपका जवाब होगा वायसराय में निहित थी। इसके बाद बात करें तो 1935 के अधिनियम के समय मतदाता अधिकार या मतदान कितने लोगों के पास था? 10% लोगों को मतदान का अधिकार था।
क्योंकि ब्रिटिश भारत में सभी लोगों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। जैसे अगर वर्तमान भारत की बात करें तो इसमें जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो उसको धर्म, जाति, लिंग, आय आधार के पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उसको मतदाता सूची में उसका नाम जोड़ा जाता है, उसको वोटर आईडी दी जाती है और उसको मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश भारत में 1935 के समय मतदान का अधिकार कितने लोगों के पास था? सिर्फ 10% लोगों के पास मतदान का अधिकार था, मतलब सीमित मताधिकार प्राप्त था भारतीय लोगों को। अब एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है वह 3 गोलमेज सम्मेलनों से प्रभावित है। यह 3 गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 तक लंदन में आयोजित किए गए थे। भारत और ब्रिटिश प्रतिनिधित्व के मध्य वार्तालाप के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन लगभग 1-2 महीने के होते थे, जिनमें बहुत लंबी लंबी बातचीत होती थी। उनमें जो बातचीत हुई उससे प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1935 को लाया। आपके लिए एक बात याद रखना है कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जो लंदन में आयोजित हुआ उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने भाग लिया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, लंदन में हुआ था, उसमें महात्मा गांधी और कांग्रेस ने भाग लिया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन? द्वितीय। तो ये क्या थे? 1935 के अधिनियम से महत्वपूर्ण बिंदु थे। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया 1935 के अधिनियम में और केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ 1935 के अधिनियम से। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसमें कितनी सूचियां थी? 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची कैसी सूची थी? जिसपे राज्य और केंद्र दोनों विषय बना सकते हैं। अपन ने देखा कि संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई 1935 के माध्यम से और वर्तमान में कौन सी प्रणाली है भारत में? संसदीय शासन प्रणाली, जो अपन ने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। आपसे क्वेश्चन एमपीपीएससी सिंपल तरीके से पूछ देगा कि संसदीय शासन प्रणाली भारत ने कहां से प्राप्त की है? तो ब्रिटेन से प्राप्त की है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई? 1935 के अधिनियम के माध्यम से की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या था? मुद्रावाद साख का नियंत्रण करना। भारत से बर्मा कब अलग हुआ? जैसे वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं, वो कब अलग हुआ? 1937 में अलग हुआ। मतलब 1937 के पहले भारत और बर्मा एक ही क्षेत्र थे, लेकिन 1937 में बर्मा एक अलग देश बन गया, जिसे बाद में म्यांमार बोला जाने लगा। तो 1937 में अलग हुए। संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1935 के अधिनियम के माध्यम से की गई। वर्तमान में भारत का संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, जिसे उच्चतम न्यायालय बोला जाता है। अपशिष्ट शक्तियां 1935 के अधिनियम के तहत किसमें थी? वायसराय में निहित थी। और 1935 के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था। 1935 के अधिनियम के समय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। वर्तमान में अपशिष्ट शक्तियां भारत में किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति निहित है। तो ये अपन ने रिवीजन कर लिया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो एमपीपीएससी 2020 जो 11 अप्रैल को होना उसमें 1919 और 1935 के दिन से जो चीज पूछेगी आपको आसानी से बनेगी। बस आपको चीजों को समझने की कोशिश करना है और जो महत्वपूर्ण चीजें उनको अच्छे से याद कर लें, अपने तरीके से, अपना तरीके से याद कर लें। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें जीएस विद संजय के साथ। नमस्कार।